हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था आपने एंशियंट जो इंडियंस एंड ग्रीक फिलोसोफर्स थे, उन्होंने कुछ मैटर्स के अनसीन फॉर्म्स के बारे में बताया था और उन्होंने बताया था द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर्स। और उन्होंने जो बताया था कुछ कि जो मैटर्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं, जिसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और उन छोटे छोटे पार्ट्स को हमने जो पार्टिकल्स थे, स्मॉल पार्टिकल्स, उनको उन्होंने नाम दिया परमाणु का। ओके, इसके बाद कुछ ना कुछ जितनी भी बातें हुई सब फिलोसफी में हुई, कोई भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किए। 18th सेंचुरी के बाद एंटोनी एंड के लास्ट में जो हुआ था, 18th सेंचुरी के लास्ट में एंटोनी एंड लेवॉइजर और ने जो थी केमिकल साइंस की फाउंडेशन रखी, और उसके लिए उन्होंने दो इम्पोर्टेंट्स लगा दिए केमिकल कॉम्बिनेशन के। तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। The following two laws of chemical combination were established after is there a, after much experiments by Lavoisier and Joseph Proust. जोसेफ प्राउस और लेवोइजर थे, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। उसके बाद उन्होंने दो लॉज दिए, जिसमें कि फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें उन्होंने बताया था इस देयर अ चेंज इन मास व्हेन ए केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, कि जब हम केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो केमिकल्स चेंज होते हैं, तो क्या उसमें जो मास होता है वो भी चेंज होता है। तो उसके लिए उन्होंने एक्टिविटी की थी, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। टेक वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एक्स एंड वाई केमिकल्स। तो उन्होंने एक एक्स टेबल ली एंड दूसरा वाई टेबल दी। तो कॉपर फर्स्ट था, उन्होंने कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट का कॉम्बिनेशन दिया। सेकंड था बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट का कॉम्बिनेशन। थर्ड इज़ लेड नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड का। तो हम इसमें है कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट का कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें इन्होंने वेट भी दिए हुए हैं। उन्होंने कॉपर सल्फेट का 1.25 ग्राम एंड सोडियम कार्बोनेट का 1.43 ग्राम्स लिया। तो उन्होंने क्या किया, प्रिपेयर सेपरेटली अ 5% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ सब्सटेंस लिस्टेड अंडर एक्स एंड वाई ईच इन 10 ml इन वाटर। 10 ml वाटर में उन्होंने दोनों सॉल्यूशंस का 5% मिलाया। टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वाई इन कॉनिकल फ्लास्क। उन्होंने एक पिक्चर में जैसा दिख रहा है कॉनिकल फ्लास्क लिया, उसमें सॉल्यूशन वाई को उन्होंने डाल दिया। एंड सम सॉल्यूशन ऑफ एक्स इन इग्निशन ट्यूब, और इसमें से कुछ सॉल्यूशन उन्हें एक्स ट्यूब जो थे सॉल्यूशन था इग्निशन ट्यूब में डाल दिया। हैंग द इग्निशन ट्यूब इन फ्लास्क केयरफुली, और जो था टेस्ट ट्यूब को इन्होंने इग्निशन ट्यूब्स को केयरफुली थ्रेड की हेल्प से टाँग दिया। पुट अ कॉर्क ऑन फ्लास्क, और उसके बाद उन्होंने फ्लास्क पर कॉर्क रख दी, लगा दिया। वेट द फ्लास्क विद इट कंटेंट्स केयरफुली। अब इसके बाद क्या किया उन्होंने, ये तो उन्होंने सेट कर लिया, और उसके बाद इन्होंने जो कंटेंट्स थे उनको केयरफुली उसके साथ फ्लास्क का वेट किया। नाउ टिल्ट एंड स्विल द मास, उसके बाद उन्होंने उसको जो फ्लास्क था उसको टिल्ट किया, थोड़ा सा तिरछा किया और उसको हिलाया। सो दैट द सॉल्यूशन एंड एक्स एंड वाई गेट मिक्स, और जिससे कि क्या हो, एक्स और वाई सॉल्यूशन है आपस में मिक्स हो जाए। वेट अगेन, अब उसके बाद दोबारा से उसका वेट किया। व्हाट हैपन इन द रिएक्शन फ्लास्क। रिएक्शन फ्लास्क में होती है क्या, क्या होता है जब रिएक्शन होती है फ्लास्क में। तो डू यू थिंक दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, क्या उसमें कोई केमिकल रिएक्शन होती है। यस, उसमें केमिकल रिएक्शन होती है, यही हमने ऑब्जर्व किया। वाई शुड वी पुट अ कॉर्क ऑन द माउथ ऑफ फ्लास्क, हमने जो फ्लास्क था उसके माउथ पे कॉर्क लगा दी थी। तो वो किस लिए लगाई थी, वो इसलिए लगाई थी कि जिससे जब रिएक्शन होती है तो उसमें कुछ फ्यूम्स भी उड़ती हैं, कि फ्यूम्स उड़ के बाहर ना चली जाए, या उसका जो लिक्विड था वो
बाहर ना गिर जाए। डज द मास ऑफ द फ्लास्क एंड इट्स कंटेंट चेंज, क्या मास फ्लास्क का और कंटेंट जो होते हैं उसके क्या चेंज हो जाते हैं? नहीं, वो चेंज नहीं होते, वे सेम ही रहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। वो क्या था कि जो मास होता है वो उसको केमिकल रिएक्शन के टाइम में ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसको क्रिएट किया जा सकता है, दोबारा से बनाया जा और ऐड किया जा, मतलब दोबारा ना तो उसको बनाया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। मास जितना है उतना ही रहेगा रिएक्शन के बाद भी। सेकेंड लॉ दिया था उन्होंने, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लेवोइजर अलॉन्ग विद अदर साइंटिस्ट, लेवोइजर और उसके जो दूसरे साइंटिस्ट थे उनके साथ के, नोटेड दैट मैनी कंपाउंड्स वर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। जो कंपाउंड्स होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं। ईच सच कंपाउंड हैड द सेम एलिमेंट, जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें सेम एलिमेंट्स होता है इन द सेम प्रोपोर्शन, और सेम प्रोपोर्शन में, इररेस्पेक्टिव ऑफ वेयर द कंपाउंड केम फ्रॉम और हु प्रिपेयर्ड, चाहे जो कंपाउंड है कहीं से आया हो या किसी ने उसको प्रिपेयर किया हो। इन ए कंपाउंड सच एज वाटर, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, सबको पता ही है ना। द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन to the mass of oxygen is always 1:8। जो मास होता है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो मास होता है उसका रेशियो जो हमेशा होता है 1.8 रहता है। वाट एवर द सोर्स ऑफ वाटर, पानी का सोर्स चाहे कुछ भी हो, चाहे तो वो नदी से लिया हो पानी, या हमने झरने से लिया हो पानी, या फिर टैप से लिया हो पानी, ओके। थस इफ़ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज़ डिकम्पोज, अगर मान लो हमने 9 ग्राम हमारे पास वाटर है, उसको हम डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो क्या होता है उसमें हमें 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलती है और उससे 8 ग्राम ऑक्सीजन में हमें 8 ग्राम ऑक्सीजन उससे मिलेगा, ओके। तो रेशो हमारा क्या रहेगा इसमें हमेशा 1:8, ये 1:8 का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो रहेगा। सिमिलरली इन अमोनिया, और इसी तरह से अगर हम अमोनिया को देखें तो सेम उसमें भी ऐसे ही रहेगा, उसका भी जो रेशो है वो फिक्स होता है। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो होती हैं वो हमेशा सेम रेशो में रहती है और उनकी रेशो क्या होती है 14:3 बाई मास, वाट एवर द मेथड और द सोर्स फ्रॉम विच इट इज़ ऑब्टेन। अब उसको चाहे किसी मेथड से बनाई गई हो या किसी सोर्स से हमें मिली हो। This lead to the law of constant proportion, which is also known as the law of definite proportion। तो इस तरह से जो constant proportion का law है उसको हम law of definite proportion भी कहते हैं। This law was stated by Proust as, जो Proust थे उन्होंने इसको इस तरह से डिफाइन किया, इन ए केमिकल सब्सटेंसेस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ बाई मास, कि जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं एलिमेंट के हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं बाई मास। द नेक्स्ट problem faced by scientists was to give appropriate explanation of these laws। अब उन्होंने बता तो दिया कि भाई प्रोपोर्शन में होता है, तो उसके बाद फिर भी लेकिन क्या है नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या थी साइंटिस्ट के सामने, उन्होंने क्या फेस किया, टू गिव अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन, अब उनको बिल्कुल अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन देनी थी। ब्रिटिश केमिस्ट थे एक जॉन डाल्टन, उन्होंने क्या किया एक बेसिक थ्योरी दी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, मैटर के बारे में उन्होंने एक थ्योरी दी। डाल्टन पिक्ड अप द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर, एक डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर का उन्होंने आइडिया दिया, विच वाज स्टिल दैन जस्ट ए फिलोसफी, जो भी तक क्या था फिलोसफी में थे। हु टुक द नेम एटम, उन्होंने उसका नाम क्या दिया एटम, एज गिवन बाय ग्रीक, एंड सेड दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर आर एटम, जो
ग्रीक ने दिया था, एंड स्मॉलेस्ट पार्टिकल था जो मैटर का, उन्होंने उसको एटम नाम दिया। हिज थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उनकी जो थ्योरी थी वो केमिकल कॉम्बिनेशन पर के लॉ पर बेस्ड थी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। जो दो लॉ दिए थे उन्होंने, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट ऑफ प्रोपोर्शन, उसके बेस पर थी। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के अनुसार ऑल मैटर्स, जितने भी मैटर हैं, वेदर एन एलिमेंट, चाहे वो एलिमेंट हो, अ कंपाउंड और ए मिक्सचर, चाहे वो मिक्सचर हो, इज कम्पोज्ड ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। सब किसके बने हुए हैं? कि स्मॉल पार्टिकल्स के बने हुए हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। The postulates of this theory may be stated as follows. First is all matter is made of very tiny particles called atom. जितने भी मैटर्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं, जिनको हम एटम्स कहते हैं। विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, जो क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सेकंड था क्या? एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, कि जो एटम्स होता है उनको डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं। क्योंकि जो मैटर होता है, हमने बताया था, मैटर को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो एक पार्टिकल्स ऐसा आता है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसको हम क्या कहते हैं? एटम्स। विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, तो जिससे कि केमिकल रिएक्शन में ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन अ मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम्स जो होता है, जो एलिमेंट्स में आइडेंटिकल मास में होता है, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी उसकी सेम होती हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। और अगर एटम्स जो है, अगर डिफरेंट एलिमेंट्स का होगा तो उसका जो मासेस और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट होगी। मान लीजिए जैसे सेम एलिमेंट्स हो गए, जैसे कि अगर मान लो हाइड्रोजन एलिमेंट लें या नाइट्रोजन, पर्टिकुलर एक एलिमेंट लें हम, तो मान लो हमने इसमें हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन का एलिमेंट लेते हैं, तो उसका जो मास होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी वो हमेशा सेम होगी। अब इसी तरह से अगर मान लो हम डिफरेंट एटम्स लेते हैं, तो उनके हर दो डिफरेंट एलिमेंट्स अगर उनको कंपेयर करें तो उनका मास भी क्या होगा? डिफरेंट होगा, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी उसकी डिफरेंट होगी। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए जो रेशियो होता है एटम्स का, वो होल नंबर्स में कंबाइन करके बनता है। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। जो गिवन कंपाउंड होता है उसमें जो एटम्स के रिलेटिव नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। ये सब आप पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। इसके बाद आप पढ़ेंगे कि एटम्स जो है वो छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स, ठीक है। और इसके बाद पढ़ेंगे आप व्हाट इज़ एटम, तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो आज हमने आपको पढ़ाया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और सेकंड था आपका सॉरी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे एटम्स के बारे में कि क्या होता है, ठीक है।